डी और इस एक्सरसाइज का नाम है कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसी लीनियर इक्वेशन को वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं, या उसका यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है या उसका सॉल्यूशन नहीं है, वो हम क्वेश्चन को देखकर बता सके, वो कंडीशन हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर। कि किस कंडीशन को चेक कर ले कि बिना बनाए ये समझ में आ जाए कि ये यूनिक सॉल्यूशन रखता है या नहीं, क्या ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन रखता है, क्या ये सॉल्यूशन नहीं रखता है, तो उसका कुछ कंडीशन है। तो देखो, हम लोग जब एक्सरसाइज 1 हम लोग जब पढ़ रहे थे, इसका फर्स्ट एक्सरसाइज, तो हम लोग जब ग्राफ बनाना स्टार्ट किए थे, वहाँ पर से 3 तरह के ग्राफ हम लोग को देखने को मिला। एक ग्राफ था इंटरसेक्टिंग ग्राफ, तो कुछ इस तरह से लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट करता था और वहाँ पर एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिलता था जो कॉमन पॉइंट होता था, है ना। अगर इस तरह का ग्राफ मिलता था तो हम लोग उसको क्या बोलते थे? इंटरसेक्टिंग ग्राफ, इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलता था तो हम लोग क्या बोलते थे वहाँ पर कि इसका ये क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। इसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन होगा इसका, है ना, कोई एक सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट है, यही इसका पॉइंट, इसका आंसर होगा। ठीक। एक ग्राफ हम लोग को देखने को मिलता था जिसका बहुत सारा सॉल्यूशन होता था, कुछ इस तरह से, ध्यान देना, जिसका बहुत तरह सॉल्यूशन रहता था। तो ये लाइन है, इसी लाइन पर दूसरा लाइन आ जाता था। ये एक लाइन हुआ था एक लीनियर इक्वेशन का, दूसरा लीनियर इक्वेशन का जब हम लोग लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम बनाते थे तो वो लाइन इसी पे इंटरसेक्ट कर जाता था, है ना। तो अगर इस तरह का ग्राफ मिलता था जहाँ 2 लाइन, एक लाइन और दूसरा लाइन भी इसी पे आ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, है ना, मैनी सॉल्यूशन। और इस तरह का ग्राफ को हम लोग क्या बोलते थे? इसको इंसिडेंट लाइन, क्या बोलते थे? इंसिडेंट लाइन, इंसिडेंट लाइंस। किस तरह का लाइंस है इसमें? इंसिडेंट लाइंस। और इसका सॉल्यूशन कितना होता था? तो इसका मैनी सॉल्यूशन होता था, है ना। बहुत सारा पॉइंट इसमें कॉमन मिलता था, दोनों लाइन में बहुत सारा पॉइंट कॉमन मिल रहा है इसमें, है ना, तो इसका तो मैनी सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक। एक थर्ड टाइप का ग्राफ हम लोग को देखने को मिलता था। वो थर्ड टाइप का ग्राफ है कि 2 पैरेलल लाइन इसमें नज़र आता था हम लोग को। कैसा कैसा? तो एक तो इस तरह का, एक अगर एक इक्वेशन का अगर हम ग्राफ खींचे तो इस तरह का लाइन आया। दूसरा लाइन अब जब खींचते थे दूसरा इक्वेशन का, तो कुछ इस तरह से आता था। ये दोनों लाइन कैसा है? पैरेलल। अगर पैरेलल लाइन है, कौन सा लाइन है? पैरेलल, पैरेलल लाइंस देखने को मिलता था। अगर पैरेलल लाइंस है तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता था। क्या होता था? नो सॉल्यूशन, है ना। ये 3 तरह का ग्राफ हम लोग को देखने को मिला था जब हम लोग एक्सरसाइज कौन सा 7A करवाए थे ग्राफिकल मेथड से। ठीक है। अगर इस तरह का ग्राफ देखने को मिल रहा है जहाँ पर सिर्फ एक कॉमन पॉइंट है, ध्यान देखो, ये कोई एक कॉमन पॉइंट है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है जिसका सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। और जहाँ पर बहुत सारा कॉमन पॉइंट मिले, जैसे ये लाइन, एक लाइन तो इसी में आ गया, दूसरा लाइन भी इसी में इंटरसेक्ट कर रहा, यानी टोटल कॉमन पॉइंट है, यहाँ भी सारा पॉइंट कॉमन होगा जो लाइन में कर रहा सट रहा, तो इसका मैनी सॉल्यूशन हो सकता है, बहुत सारा सॉल्यूशन है। और जो पैरेलल लाइन आ जाए तो नो सॉल्यूशन है। ये 3 कंडीशन होता था वहाँ पर भी और यहाँ पर भी वही हो रहा है ना। तो थोड़ा देर के लिए हम लोग देखो, ये इक्वेशन 1 का है और ये इक्वेशन 2 का लाइन है। तो इक्वेशन 1 और 2 को थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या एजेंस कर लें? तो देखो a1x, है ना, पहले इक्वेशन यही मानते थे ना, a1x प्लस b1y और प्लस c1 और इक्वल में 0, ये एक इक्वेशन हुआ करता था। और दूसरा इक्वेशन होता था a2x प्लस b2y और प्लस c2 और इक्वल में 0।
ये दो तरह के इक्वेशन हम लोग लेकर चलते थे। ये पेयर है ना, पेयर ऑफ इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना। तो एक तो ये होगा और एक तो ये होगा, दो इक्वेशन का लाइन है, यानी इसमें भी दो इक्वेशन का लाइन है और इसमें भी दो इक्वेशन है, एक तो ये होगा और एक ये हो सकता है ना। तो देखो क्वेश्चन में है, ये जो एक्सरसाइज है वो कंडीशन है, क्या कंडीशन चेक करना है कि इस पेयर का यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, या मैनी सॉल्यूशन है या नहीं, या कोई सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ इसको सॉल्व करके नहीं, कोई तरीका से सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ देख के बताना है। कुछ ऐसा कंडीशन बताओ कि जिसको हम चेक कर लें कि इसका यूनिक सॉल्यूशन रखता है या मैनी सॉल्यूशन रखता है ये इक्वेशन, या कोई सॉल्यूशन नहीं रखता। ठीक है, तो इसका चेक करने का सिस्टम है, अगर ये यूनिक सॉल्यूशन रखता होगा तो इसका A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं होगा किसके, B1 अपॉन B2 के। यहाँ से चेक करके हम लोग चेक कर सकते हैं ना, A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं होगा किसके, B1 अपॉन B2 के। ये पहला कंडीशन हो गया, कब, जब ये यूनिक सॉल्यूशन रखता होगा तब। ठीक है, अगर मैनी सॉल्यूशन रखता होगा, जो इंसिडेंट लाइन है ना, मैनी सॉल्यूशन रखता होगा तो उसका कंडीशन क्या होगा, तो ध्यान देना, A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, और ये भी इक्वल होगा C1 अपॉन C2 के। मतलब तीनों कंडीशन इक्वल होगा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्लियर है। अब देखो जहाँ नो सॉल्यूशन रहे, जहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, वहाँ कैसा देखने को मिलेगा, A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 से, पर इक्वल नहीं होगा किसके, C1 अपॉन C2 से। अगर ऐसा अगर मिल जाए तो वहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है। अब देखो अगर जहाँ पर सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये कोई आंसर कंसिस्ट करता होगा, तो इसको हम लोग बोल देंगे कंसिस्टेंट लाइन, कंसिस्टिंग लाइन से ना, अच्छा कंसिस्टेंट बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये भी सॉल्यूशन रखता है, मैनी सॉल्यूशन रखता तो है, तो ये भी कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, और ये कोई सॉल्यूशन नहीं रखता तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ये याद रखना, क्वेश्चन में बोल सकता है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का यूज कर सकता हूँ। क्लियर है ये। फिर से एक बार समझ लो कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का पेयर को हम लोग कैसे सॉल्व करके पता करते थे ना कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर इसका मैनी सॉल्यूशन है, या फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये ग्राफिकल मेथड से हम लोग प्रूफ करके देख चुके हैं, तो अब उतना करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमको ऐसा कंडीशन बता दो जिसको हम यहाँ पर से चेक कर ले शॉर्टकट में कि ये यूनिक सॉल्यूशन रखता है या मैनी सॉल्यूशन रखता है या कोई सॉल्यूशन नहीं रखता। तो कैसे चेक करेंगे, अगर ये यूनिक सॉल्यूशन रखता होगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इसका कंडीशन क्या है कि A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं होगा B1 अपॉन B2 के। ठीक है, ये चेक कर लेंगे यहाँ से। अगर इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है, अगर इक्वल है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और इक्वल है C1 अपॉन C2 का, तीनों आपस में अगर इक्वल है तो उसमें मैनी सॉल्यूशन कहलाएगा वो। और जहाँ सॉल्यूशन नहीं होगा वहाँ पर कैसा रेशियो देखने को मिलेगा कि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, पर इक्वल नहीं है किसका, C1 अपॉन C2 के। क्लियर है ना। तो ये हो गया कंडीशन जिससे कि हम लोग देखकर ये पता कर सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन नहीं है। अब देखते हैं इस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज क्या है, 3D। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। शो करना है कि ये जो इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशन है,
और अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको सॉल्व करो, यानी वैल्यू निकाल कर दिखाओ x और y का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है 3x प्लस 5y और इक्वल में है 12। ये एक इक्वेशन गिवन है। और सेकेंड इक्वेशन जो गिवन है 5x प्लस 3y और इक्वल में है 4। ये दो इक्वेशन हम लोग के पास गिवन है और चेक करना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन रखता है या नहीं। तो सबसे पहले तो इसको हम लीनियर इक्वेशन में अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो 3x प्लस 5y माइनस का 12 और इक्वल में 0। ये प्लस का 12 इक्वल की इधर आ गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ कर लो 5x प्लस 3y और माइनस 4 और इक्वल में 0। ये प्लस का 4 था, इक्वल के इधर आ गया तो माइनस का 4। ये क्लियर है। अब ध्यान दो, इसको कंपेयर करा लो किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 और इक्वल में क्या 0। तो यहाँ पर से a1 का वैल्यू क्या नज़र आ रहा है 3, b1 का वैल्यू 5, c1 का, ठीक है। तो यहाँ पर से a1, b1 और c1 का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। फिर इसका कंपैरिजन करा लो a2x प्लस b2y प्लस c2 और इक्वल में क्या 0। यहाँ पर से a2 का वैल्यू बताओ 5, b2 का वैल्यू बताओ 3, ठीक, और c2 का वैल्यू बताओ -4। क्लियर है, ठीक है। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन रखता होगा तो a1 अपॉन a2 का रेशियो इक्वल नहीं होगा b1 अपॉन b2 का रेशियो से, है ना। तो a1 कितना गिवन है 3, a2 कितना गिवन है 5, इक्वल नहीं है किसका b1 अपॉन b2 का, यानी b1 है 5 और b2 क्या है 3। देखो दोनों इक्वल है नहीं है। तो ये कैसा सॉल्यूशन रखता होगा यूनिक सॉल्यूशन, है ना। तो क्या लिखेंगे इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ये तो चेक हो गया कि यूनिक सॉल्यूशन रखता है। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है इसका, इस लीनियर इक्वेशन का, तो इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो हम सॉल्व किसी भी मेथड से कर सकते हैं, और चाहे तुम ग्राफिकल मेथड से करो, चाहे तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, चाहे एलिमिनेशन मेथड से करो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो। कोई भी मेथड हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है x, y और 1 को हम लोग लिख लेते हैं इस तरह से, है ना, सबको नीचे अपॉन, फिर क्या लिखते हैं BCAB, BCAB, फिर यहाँ पर भी BCAB, यहाँ हो जाएगा B1 C1 A1 B1 B2 C2 A2 B2। क्लियर है। अब बताओ B1 का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ से हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे 5। B2 का वैल्यू बोलो 3, C1 का बोलो माइनस का 12, C2 का बोलो माइनस का 4, A1 का बोलो 3, A2 का बोलो 5, B1 का बोलो 5, B2 का बोलो 3। ये समझ में आ रहा है, ठीक। फिर यहाँ पर लिख लो x, y और 1 सबके नीचे अपोन का साइन और इक्वल का साइन, है ना। तब देखो 5 का मल्टीप्लाई -4 के साथ माइनस का 20 और इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, बीच में माइनस का साइन। फिर से 3 का मल्टीप्लाई -12 के साथ माइनस का 36। क्लियर है, ठीक है।
ये तो हो गया यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, है ना। फिर से -12 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, माइनस का 60, फिर माइनस, फिर ये -4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, माइनस का 12, फिर से ये 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, प्लस का 9, और 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, प्लस का 25। ये आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो x अपॉन ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 36 है प्लस में, और माइनस में है 20, यानी प्लस का 16 आएगा, है ना। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा तुमको? ठीक। अब बीच में क्या है, इक्वल का साइन, है ना। y अपॉन माइनस और माइनस प्लस, -60 में से 12 को लेस कर दो, कितना आएगा, माइनस का 48। ठीक है, 60 बड़ा है, उसका आगे माइनस का साइन है। इक्वल 1 अपॉन 9 - 25 कितना आएगा, तो माइनस का 16, यही तो आएगा, है ना। अब यहाँ पर से x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले x अपॉन 16 को इक्वल रखेंगे 1 अपॉन -16 के। ठीक है, ये 16 से 16 वन टाइम में। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का, आ गया ना, 1 अपॉन -1, ये माइनस कहाँ चला गया, ऊपर में, तो माइनस का 1। उसी तरह से y अपॉन कितना है, माइनस का 48, इसको इक्वल रख लो 1 अपॉन -16 के, है ना। देखो 16 का टेबल में 3 टाइम्स में, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, और ये 3 कहाँ चला आएगा, यहाँ पर, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। तो ये y का वैल्यू हो गया और ये x का वैल्यू हो गया। ये दोनों चीज़ फाइंड करना था। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3D से। तो देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना है, उसको चेक करना है कि क्या ये यूनिक सॉल्यूशन रखता है या नहीं। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन रखता है तो क्वेश्चन में बोला है कि सॉल्व इट, इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व कर दिए। पहले चेक किए कि A1 अपॉन A2 का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए B1 अपॉन B2 का रेशियो से। क्यों, अगर ये इक्वल रहेगा तो वो यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। अगर इक्वल नहीं है तो कैसा सोल्यूशन रखता है, इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन। फिर अगर ये यूनिक सोल्यूशन रखता है उसको सॉल्व करना आसान है। A1 A2 B2 निकला हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिस्टम से हम लोग सॉल्व कर दिए, है ना। इसको कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिस्टम से ही सॉल्व करें, हम लोग कोई भी सिस्टम लगा सकते हैं, कोई भी मेथड लगा सकते हैं, है ना। और एग्ज़ाम में यही 2 चैप्टर है, एक 3D और एक 3E, यही 2 चैप्टर से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3D का।